जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने तकरीबन कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग और साथ साथ हम चलते जा रहे हैं इंशाल्लाह कंटिन्यू लेक्चर्स को हम दे रहे हैं। सेल्स टैक्स का भी मैंने लेक्चर डिलीवर किए थे और आज मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा आपकी फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली ये फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग है सेमेस्टर सेकंड की, बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर की फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और इसके हमने जो चैप्टर्स करने हैं वो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 है। तो ये बुक जो है वो तकरीबन मिक्स एंड मिक्स है, इसका 9th एडिशन है। तो अगर आपने किसी ने परचेज़ अवल से की होगी, सब ने, अगर ना किसी ने की हो तो वो भी इसी के मुताबिक चलेंगे। और जो आईटी वाले हैं, बीकॉम आईटी पार्ट 1 वाले, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी, और ए लेवल ओ लेवल वाले उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर साबित होगा इंशाल्लाह। तो जी फिर अपना हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से मैं ये लेक्चर्स आपके लेता जाऊँ, आपको मैं साथ साथ काम देता जाऊँ। आपका काम, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वो काम को डेली बेसिस पर करते जाना है, ताकि आप इसमें काफ़ी हद तक सीखें भी, और आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे उसको डिस्कस कर लें। ठीक है जी, चलिए फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा जी, तो हमारा है चैप्टर नंबर 11। ये बेसिकली स्क्रीन पे शो करने का मकसद यही है ताकि जिन लोगों के लिए इसमें प्रॉब्लम हो, लाइक आईटी वाले स्टूडेंट्स, ओ लेवल ए लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो उसको ढूंढने में, तो वो चैप्टर का नाम देखकर तो उसके मुताबिक उसको लेकर चल सकें। ये जो चैप्टर मैं फिर आपसे दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, ये मिक्स एंड मिक्स 9th एडिशन के मुताबिक है, चैप्टर नंबर 11, लाइबिलिटीज कॉमन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली जो आपकी कॉमन लाइबिलिटीज होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इसमें हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो हमने बात की थी वो आपका चैप्टर नंबर 8 था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जिस वक्त आप इस चैप्टर को शुरू करें तो आपने चैप्टर नंबर 8 के बाद इसको करना है, क्योंकि फिर आपके लिए काफ़ी हद तक ईजी होगा। वो ये काफ़ी हद तक उसी से मिलता जुलता है। तो मैं आपसे सेकंड स्क्रीन शेयर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको करें। जी तो स्टूडेंट्स, तकरीबन हमारे सामने ये डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम की स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है आपको। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो आप इसको ज़रा काइंडली गौर से सुनिएगा। बहुत इजी चैप्टर है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो है नोट्स कौन से वाले हैं। एक आपको नोट लास्ट में बताया गया था जिसका आपका इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड करते हैं, और एक नोट आपका वो होता है जिसका इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल होता है, उसको हम फेस अमाउंट कहते हैं, और एक नोट को हम कहते हैं नोट विद इंटरेस्ट। तो खैर, ये आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है ऑफ चैप्टर नंबर 11 की, और इसमें बेसिकली यही बात की गई है, आपने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। खैर, आपको ये स्क्रीन शो हो रही है, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। लिस्टेड बिलो आर सिलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ G&H Pump Manufacturing Company for the year ended December 31st, 1994. Note payable to Portwile Bank, $1 lakh, $1 lakh. डिस्काउंट ऑन नोट पेबल, ये पोर्टवाइल बैंक का डिस्काउंट है नोट पेबल पर। ठीक है, ये कितने का? 1000। इनकम टैक्सेस पेबल हैं $63,000 के, और लॉस कंटिजेंसी रिलेटिंग टू लॉसूट 2 लाख की है जी। और उसके बाद अकाउंट्स पेबल हैं $1,63,230 के। मोर्टगेज नोट पेबल है $2,40,864 का। एक्रूड इंटरेस्ट पेबल ऑन मोर्टगेज नोट है $1,606। accrued payroll 18,700, amounts withheld from employees paid 2,940, payroll taxes payable 1,260, unearned revenue 25,300। उसके बाद आपको ना कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, तो पहले हम उसको एडजस्टमेंट्स को पढ़ लेते हैं। आपने याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन को करने से पहले आपने देखना है उसमें कोई एडजस्टमेंट है, और अगर तो एडजस्टमेंट है तो वो किसके मुताबिक है, किस तरह की है, आपने उसको उसके मुताबिक फिर सोल्व करना है। तो खैर, इसकी फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास है, दी नोट पेबल आउट टू पोर्टवाइल बैंक इज ड्यू इन 30 days. G&H has arranged with this bank to renew the note for an additional 2 years. उसने कहा जी कि जो नोट था पोर्टवाइल बैंक से हमने उसके पैसे देने थे, उसका नोट लिया हुआ था, ये जस्ट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज है। उसकी जो मुद्दत थी, जो टाइम था, टाइम क्राइटेरिया, वो था आपका 30 days। लेकिन आपने इसकी मजीद डेट को एक्सटेंड करके कितना आप इसको ले गए 2 years पर।
सो दैट मीन्स आपको पता है आपकी जो कैपिटल आइटम में आती है, आपकी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं वो मोर देन 1 ईयर होती है, तो ये हमारा जाएगा इसमें कैपिटल लाइबिलिटी, सॉरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जाएगा। एंड सेकंड वन इज G&H हैज बीन sued कहते हैं केस हुआ उस पर फॉर $2 lakh बाय समवन क्लेमिंग द कंपनीज पम्प्स आर एक्सेसिवली नॉइसी। इट इज रीजनेबली पॉसिबल बट नॉट प्रोबेबल दैट अ लॉस हैज बीन सस्टेन्ड। वो कहते हैं कि G&H जो कंपनी है उस पर किसी ने केस किया है और 2 लाख रुपए जुर्माना उसको अदा करना है अगर तो वो केस हार गया। कि क्यों कि जो कंपनी के पंप्स हैं, पंप्स बेसिकली मोटर वगैरह में होती हैं तकरीबन, ये काफ़ी हद तक शोर मचाती हैं। और खैर हमारे तो हाँ यहाँ पर ये सीन नहीं है, लेकिन जो बाहर के ममालिक है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस चीज़ को बहुत डीपली देखा जाता है। वो कहते हैं जी कि इनके जो पंप्स हैं वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो इस वजह से किसी ने उन पर केस कर दिया है, तो उनको ये अमाउंट को क्या बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा। बेसिकली इसकी हम लोग यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी बैलेंस शीट में भी हम लोग इसको प्रेजेंट नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लास्ट सूट जो है वो कंटिजेंसी रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे भी इसके नोट्स में मिल जाएगा। द पेंडिंग लास्ट सूट इज अ लॉस कंटिजेंसी रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर बट इट इज नॉट लिस्टेड इन द लाइबिलिटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। इसको हम लोग लाइबिलिटी सेक्शन में प्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये होगा एक्सपेंस लॉस होगा, इसको हम उस वक्त देखेंगे। Third one is that the mortgage note is payable at $8,000 per month over the next 3 years। उन्होंने बात किया कि जी 8,000 पर मंथ के हिसाब से डिसाइड हुआ है कि अगले 3 साल तक mortgage note payable जो है उसकी अमाउंट दी जाती रहेगी। मगर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगले 12 महीनों के दरमियान, अगले 12 महीनों के दौरान द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दिस नोट विल बी रिड्यूस्ड टू $1,69,994। बेसिकली आप इसमें देखेंगे कि इसकी पहले अमाउंट कितनी थी और इसकी अब अमाउंट कितनी रह गई, तो दरमियान में आपकी जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम कहेंगे क्या कि जी ये इसका है करंट लाइबिलिटी का सेक्शन। क्योंकि इसने बात की ना अगले 12 माह के दौरान उसकी जो अमाउंट है वो 1,69,994 रह गई है। जबकि आप ऊपर देखिए अकाउंट्स पेबल से नीचे जो आपको दिया गया है मॉर्गेज नोट पेबल 2,40,864। अब आप जरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, उसमें आप देखें 2,40,864 में से आप जिस वक्त लेस करेंगे 1,69,994, तो ये तकरीबन आपके पास अमाउंट आती है $70,870 आपके पास ये अमाउंट आती है। तो देखें आप अब जरा ना रिलैक्स माइंड होकर सोचें, जिस वक्त मॉर्गेज नोट पेबल की अमाउंट थी स्टार्ट में 2,40,864 और 12 माह के बाद उसकी जो अमाउंट है वो रह गई 1,69,994, ठीक है, जो आपको तीसरे एडजस्टमेंट में दी गई है 1,69,994। तो जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो ज़ाहिरी बात है आपका जाएगा करंट सेक्शन में, करंट सेक्शन ऑफ लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी आपकी शो करेगा। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शंस में आप देखें, खैर अगर आपको इसकी समझना है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी अगर आप गौर से सुनेंगे। अगर आपको समझ ना आए फिर भी आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। सो इंस्ट्रक्शंस में आप देखते हैं यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज सेक्शंस ऑफ अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट एट December 31st, 1994। अब इसमें कोई 3-4 चीज़ें हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्लासिफाइड बैलेंस शीट क्या होती है, पार्शियल बैलेंस शीट क्या होती है, लाइबिलिटी सेक्शन, एसेट सेक्शन, ये क्या चीज़ें हैं। खैर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। पार्शियल वर्ड यूज़ करे, क्लासिफाइड वर्ड यूज़ करे, इसमें आपने परेशान नहीं होना। जिस वक्त वो इस तरह के वर्ड यूज़ करेगा ना, इसका मतलब है वो आपसे कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं मांग रहा, वो जस्ट आपसे या तो फिक्स एसेट की मांग लिया या फिक्स लाइबिलिटीज़ की मांग लिया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की मांग लिया है, दोनों की उसने मांग लिया है, किसी एक चीज़ की मांग लिया है, तो उस सूरत में हम लोग उसको कहते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट या पार्शियल बैलेंस शीट। तो यहाँ पर उसने आपसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ की मांगी है। अच्छा, फर्स्ट आपका सेक्शन ये है, और सेकंड सेक्शन में आपको उसने क्या बोला है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द 3 नंबर्ड पैराग्राफ्स इफ अफेक्टेड योर प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज लाइबिलिटीज। 1, 2, 3 आपको 3 एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। उसने कहा जी आप इसको ब्रीफ करें, इसको शॉर्टली लिखें, इसको मुख्तसरन लिखें, बताएं हमें कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा आपकी
बैलेंस शीट पर और इसके क्या क्या असरात मुरतब होंगे। इसको आपने इंग्लिश में जो थोड़ी बहुत आपको आती है उसमें आपने इसको लिख देना है। खैर मैं आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रा इसके सामने वो ले आएँ शेयर सोल्यूशन के सामने लें ताकि मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। जी तो स्टूडेंट्स आपको ये सामने नज़र आ रही है, आप सामने डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, तो अब आपके सामने स्टूडेंट्स ये शेयर किया मैंने स्क्रीन, तो इसका सोल्यूशन भी आपके सामने ही शो हो रहा है। सोल्यूशन टू डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम, आपकी हेडिंग आ जाएगी G&H पंप मैन्युफैक्चरिंग, जो भी उसका नाम हो, और उसके बाद जी बैलेंस शीट पार्शियल आपकी चूंकि है ये आपकी आ गई। देन एज एट December 31st 1994 ये आपकी डेट आ गई। लाइबिलिटी सेक्शन में देखें आप सबसे पहले जी हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को लिया, या तो आप ले लेंगे इसमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पहले ले लेंगे या फिर आप इसके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पहले ले लेंगे। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में अगर आप देखते हैं तो नोट पेबल टू पोर्टफाइल बैंक आ रहा है, $1 लाख का था, और उसके बाद उसमें से लेस हुआ डिस्काउंट ऑन नोट्स पेबल 1000, तो सामने इसकी नेट अमाउंट आएगी 99,000। ये देखें ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक आपका नोट होता है वो जिसमें आप अलग से इंटरेस्ट की अमाउंट लिखते हो, और एक आपका नोट वो होता है जिसको हम कहते हैं जी फेस अमाउंट लिखी हुई है, और उस फेस अमाउंट की सूरत में आप कहते हो कि उसका जो इंटरेस्ट है उसको आप डिस्काउंट की सूरत में शो करते हो, यानी कि आपका इंटरेस्ट के अंदर शामिल होता है और हर साल आप उसके इंटरेस्ट की अमाउंट लेस करते जाते हो। तो देखिए ना, अब ये इंटरेस्ट उसमें शामिल था तो हर साल वो कम हो रहा है, आपने पहले ये तो पहले पे कर दिया, आपने लिख दिया हुआ है, हर साल वो कम हो रहा है, तो आप उसको लिखते जाओगे, आप उसको लेस करते जाओगे बैलेंस शीट में से जाकर। तो ये आपके सामने आगे 99,000 टोटल अमाउंट। और उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट टाइम वजाहत की थी डिमॉन्स्ट्रेशन में, आपकी जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था अकाउंट्स पेबल के नीचे 2,40,864 थी उसकी अमाउंट मोर्टगेज नोट पेबल की, लेकिन 12 महीनों के दौरान लास्ट में हमने देखा तीसरी एडजस्टमेंट जो थी वो थी 1,69,994 रह गई थी। सो वो अमाउंट आपकी करंट है, ठीक है, यानी कि अब आपकी वो अमाउंट रह गई हुई है जो प्रिंसिपल अमाउंट थी मोर्टगेज नोट पेबल की, तो आपको उसको भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में प्रेजेंट करना है, और उसकी अमाउंट आपने लिखनी होगी $1,69,994। और जो दोनों का डिफरेंस आएगा ना, यानी कि 2,40,864 और इसकी अमाउंट का डिफरेंस लेंगे, वो जो 70,000 तो कुछ रुपये आया था, उसको आपने जाकर करंट लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में शो कर देना है। तो उसके बाद आपने देखा जी टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपकी कितनी है 2,68,994, ठीक है। उसके बाद हम लोग करंट लाइबिलिटी के सेक्शन में जाते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले जी आपका इसमें आया है अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू भी आपकी करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी आपने अर्न नहीं की होती लेकिन आपने वक्त से पहले वसूल कर ली होती है। इसमें आपको लास्ट टाइम बहुत अच्छी वजाहत की थी, मिसाल दी थी, खैर फिर भी आपको समझ आता हूँ मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट की सूरत में से आपको इसका क्लियर होगा। तो $25,300 आ गई। उसके बाद जी आपके पे रोल टैक्सीज पेएबल, वो आपके कितने थे, तो तकरीबन आपके थे $1260। उसके बाद आपके अमाउंट्स विद हेल्ड फ्रॉम एम्प्लॉयड पे, एम्प्लॉयर है ये एम्प्लॉई है, चले क्या मेरे ख्याल से एम्प्लॉय है जी। तो ये वही आपकी है जी अमाउंट आपकी हेल्ड होती है जो एम्प्लॉयज़ की पे में से हर साल तकरीबन, और उसकी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको जमा भी करवाएगा गवर्नमेंट को। तो ये तकरीबन आपकी है $18,700। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट पेएबल है जो मोर्टगेज नोट पर आपका था, वो जी 1606 वो भी आपने लिख दिया। फिर आपने देखा इनकम टैक्स पेएबल है 63,000। फिर आपके अकाउंट्स पेएबल आगे, फिर करंट पोर्शन लास्ट पर आपने लिखना है। अकाउंट्स पेएबल के बाद आपने करंट पोर्शन शो करना है जो आपका डिफरेंस आ रहा था मोर्टगेज नोट पेएबल का $2,40,864। और उसके बाद जो लास्ट पर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रह गई थी वो थी $1,69,994। ये दोनों का डिफरेंस आपने लिया, आपका आगे $70,870। तो जी आपने लिख दिया, दोनों का टोटल किया तो आपने इसको सामने लिख दिया कितना आपके जी लाइबिलिटीज टोटल करंट लाइबिलिटीज आपकी आ गई 3,46,906 की, और दोनों का आपने एग्रीगेट किया फिक्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, तो आपका आ गया $6,15,900। तो जी स्टूडेंट्स आपको मैंने आज का अल्हम्दुलिल्लाह डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम पढ़ाई है।
तो ना इसमें कुछ टर्म्स थी जो आपके सवालात के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी खैर मैंने आपको उसको नहीं समझाया, चूँकि जैसे जैसे सवाल आएंगे ना उससे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो लेक्चर होगा, मैं आपको इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा। तो अब आपने डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अच्छे से इसको समझ भी लिया। तो अब आपने करना क्या है, इसकी ना तकरीबन 11 से ऑनवर्ड आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कोई 11 से लेकर ना तकरीबन 11 तक, कि आपके 1 से लेकर 11 तक प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 11 की। आपने इसकी प्रॉब्लम नंबर 11(3) करके आनी है, ठीक है। 11(3) मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने 11(3) को प्रेजेंट कर दूँ ताकि आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो उसको आपने घर से सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम है, कोई इतना उसमें मुश्किल बात नहीं है, ना उसमें इतनी रॉकेट साइंस है। जी हाँ, यही वाली 11(3), ये जी आपके सामने 11(3) प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है। और पढ़ के मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, चूंकि अगर मैंने आपको पढ़ दिया तो आपके लिए फिर सीखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आपने इस प्रॉब्लम को उसी पैटर्न पर जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन की है, आपने इसको सॉल्व करना। कोई एक आध चीज़ नहीं होगी, बस बस आप उसको जहन को यूज़ कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको सारा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर इंशाल्लाह काफ़ी हद तक समझ आया होगा, और जो आपको प्रॉब्लम हो, कोई आपको मसला हो, आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब। और इंशाल्लाह कल हम लोग इसकी फर्दर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये आपने इंशाल्लाह घर से करनी है। तो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो खैर मैं फिर करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करना है, आप उसको घर से करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आज के लेक्चर हम लोग इधर ही ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और स्टे होम, स्टे सेफ की पॉलिसी को अपनाए रखें, घर बैठ के अपने स्टडी का काम करें सारा। बाकी अल्लाह निगहबान, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।